Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ओके बच्चों, ओके बच्चों, चलिए वी आर सपोज टू स्टार्ट क्लास 12th टुडे। लेकिन उससे पहले कि बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। इससे पहले कि हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें, आपको क्या क्या चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जस्ट लिसन टू दैट। इससे पहले जो सर आपने क्लास 11th में जो भी कुछ पढ़ा है, वट एवर यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको भूलना नहीं है। You cannot forget those topics which you have already studied in class 11th. And what are those topics that you don't have to forget at all? एक टॉपिक है सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। और अगर बच्चों आप में से किसी को भी कोई इश्यू हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो फ्रैंकली आप मुझे बताएंगे, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट बीइंग शाय। यू विल टेल मी ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली कि अगर आपको कोई भी इशू है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में, तो आप मुझे बताएंगे। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है सर। बिकॉज हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो विथ टाइम आपको ये दिखाई देगा कि वी विल रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और बिना उस कॉन्सेप्ट के दिस चैप्टर विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो और आपका एम है कि यू हैव टू क्वालिफाई नीट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। दूसरा जो टॉपिक है या दूसरा जो कॉन्सेप्ट है विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th एंड विच यू कैन नॉट फॉरगेट एट ऑल, दूसरा वाला टॉपिक है वेक्टर्स। आप लोगों ने सुना है वेक्टर्स? अनुष्का, दिव्यम, दिव्यांशी, टीशा, यू मे हैव हर्ड अबाउट वेक्टर्स, राइट? Yes, sir. है ना। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इन सब चैप्टर्स में वेक्टर्स के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आपको फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि अगर किसी भी बच्चे को, आप में से किसी को भी इश्यूज हैं विथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और विथ वेक्टर्स, तो आप मुझे बता देंगे, या आपको मुझे बताने में अगर हेजिटेशन हो रही हो तो आप जो मैनेजमेंट है उनको बता देंगे, आप पर्सनली अपना मैसेज कॉल करके जो भी करके, ताकि आपको उसके लिए फिर कुछ क्लास अरेंज की जाए, सो दैट आप उसके बारे में वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को आप समझ सकें, और जब आपको 12th में वो चीज़ें कराई जाए, उसका एप्लीकेशन कराया जाए, तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये प्लीज आप अपना देख लीजिएगा। कुछ छोटी चीज है जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है और वो आपको याद रखना है। एंड व्हाट आर दोस थिंग्स? तो जैसे बेटा आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो कैसे फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है, ठीक है, टेंशन कैसे लगता है, mg कैसे लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो इन सबको तभी आप क्लियरली समझ सकते हो जब आपने 11th को थोड़ा बहुत याद रखा होगा। अगर आप भूल जाओगे तो फिर इशू आएगा बेटा, फिर आपको बातें समझ नहीं आएंगी। तो ये मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये डर जाना कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये 11th हमें फिर से याद करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर योर बेटरमेंट, कि अगर आप ये चीजें याद रखेंगे तो आपको जो भी आप 12th में पढ़ेंगे दैट विल बी इजियर फॉर यू। और ये चीजें अगर आप भूल जाएंगे तो इनफैक्ट आपके 12th की भी कई सारी बातें आपको क्लियरली समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए अभी टाइम है। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज है विच यू वांट अस टू रिवाइज, तो आप उसके लिए पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। वी विल डू आवर बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, राइट? ठीक है बच्चे,
तो ये आप देख लीजिए, आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जब आपको ऐसा लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। और एक और बात सर, ऑल्दो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बट जो हमारा फील है पढ़ने और पढ़ाने का, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा कि मैं जब पढ़ाता हूँ या हम लोग जब पढ़ें, तो उसका बेटर वे तरीका जो है वो ये है कि सर, जब भी टीचर और स्टूडेंट आपस में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, तो दोनों साइड से बातें होनी चाहिए, ठीक है। बातें दोनों साइड से होने का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन यू सम टॉपिक, तो आपको भी रिस्पॉन्ड करना है कि सर समझ आ गया या नहीं आया, या इफ यू हैव एनी डाउट या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल पूछेंगे उसी वक्त, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक भी मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर आपका दिमाग कुछ काम कर रहा है और आपने कोई क्वेश्चन उस वक्त आपके दिमाग में आया, तो आप उसी वक्त पूछेंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको हेजिटेट नहीं होना है, प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो फिर पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मजा आता है। अदरवाइज तो वन वे कम्युनिकेशन में ये है कि फिर तो सर वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि फिर आप हो या नहीं हो वो डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा, है ना। तो प्लीज आप लोग इस बात को मतलब याद रखें कि आपको क्या करना है, टू वे कम्युनिकेशन, मतलब जहां आपको नहीं चीजें समझ आ रही है पूछेंगे आप, या मैं अगर कुछ पूछता हूं तो उस पर रिस्पॉन्ड करना है, वो कंटिन्यूअसली म्यूट फॉर्म में नहीं रहना है आपको। इज इट राइट? एक बार हाँ ना बोल लो तो स्टार्ट करूंगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दिव्यांग? यस सर। ठीक है, कभी भी कोई इशू हो तो प्लीज पूछिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, ठीक है। और आप लोग साथ साथ 12th के साथ नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम कुछ नीट के लेवल पे भी पहुंचेंगे। बट हमारा जो पैटर्न होगा बेटा पढ़ने और पढ़ाने का, वो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली हम कुछ बहुत खतरनाक कुछ टॉपिक उठा लें और उसके बाद आपको समझ में नहीं आए और मैं कह दूं कि भाई नीट के लिए पढ़ा रहा हूं तो इसलिए नहीं समझ में आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक और हम धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर करेंगे, ठीक है। और जब मैं ये बेसिक वर्ड बोलता हूं तो इसका मतलब है, बेसिक का मतलब बिल्कुल बेसिक, इनफैक्ट मैं यूनिट भी बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे को हर बात समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और उसका एक रीजन ये भी है कि यू हैव टू अपीयर फॉर क्लास 12th आल्सो, आई गेस you are in 12th or you have passed 12th already? So we are in 12th. जी We are in 12th. ओके, यू ऑल आर इन 12th। तो पहला तो साथ साथ हमारी प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि भाई हमें 12th में भी मार्क्स अच्छे करने हैं, स्कोर अच्छा करना है। तो इसीलिए हम 12th को साथ में लेते हुए चलेंगे। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम पहले ही दिन कुछ ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर देंगे, नहीं। हम डेफिनेशन भी समझेंगे, हम चीज़ों की बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे, हम यूनिट पे भी बात करेंगे, हम उसके डायमेंशनल फार्मूला पे भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हमें जो अच्छे लेवल पे आना है वो भी हम आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ चलेगा, पैरेलल चलेगा। और जब मैं ये कहता हूं कि ये दोनों साथ साथ चलेगा और पैरेलल चलेगा, तो ये मैं बच्चे से इनडायरेक्टली मैं ये भी कह रहा होता हूं इस समय पे कि बेटे आपको एनसीईआरटी को भी सॉल्व करना है। एनसीईआरटी को जस्ट आपको बुक शेल्फ में नहीं रख देना, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ेंगे आप, ठीक है। हाँ, आपके पास अदर देन दैट वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर हैविंग इन फॉर्म ऑफ योर बुक्स और इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट और इन फॉर्म ऑफ योर मटेरियल, वो एक अलग फैक्टर है, उन सबको भी करो, बट साथ साथ एनसीईआरटी भी करो ताकि आपकी तैयारी 12th की भी होती रहे और साथ साथ एंट्रेंस लेवल की भी होती रहे। क्लियर? तो चलिए बेटा, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को अपन शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहली, अच्छा आज का लेक्चर मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी बेसिक लेक्चर, मोर ऑफ थेरेटिकल, लेस ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। बहुत बेसिक लेक्चर है, बहुत कहानियां हैं इसमें, हम स्टोरीज समझेंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा प्रोबेबली उसमें वी विल स्टार्ट कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ जब हम स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है आज ही स्टार्ट कर लें, तो फिर वहां से फिर न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस होना शुरू होंगे। आज का लेक्चर वैसे बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है बेटे? सबसे पहला पॉइंट ये बच्चे के, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो चैप्टर है इस बात को हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा एक तो टर्म है यहाँ पर इलेक्ट्रो चार्ज के लिए यूज हो रहा है। और स्टैटिक का क्या मतलब है? तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स, स्टैटिक का मतलब होता है बेटा एट रेस्ट,
एट रेस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस विच द चार्ज शोज व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो अपनी जो प्रॉपर्टीज शो करता है या उसके रिलेटेड जो फिनोमेनाज वो शो करता है, that is basically called as electrostatic. The electrostatic में we will study about the properties and phenomena of charges when that the charge shows when it is at rest. तो सर क्या चार्ज सिर्फ रेस्ट में हो सकता है? नहीं, चार्ज मोशन में भी हो सकता है और चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर मोशन की मैं बात करूं तो चार्ज जब मोशन में होगा तो मोशन में या तो चार्ज कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी और फिर ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज एक्सेलरेट भी कर रहा हो, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस में चार्ज के डिफरेंट फिनोमेनाज ऑब्जर्व होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इफ चार्ज इज मूविंग, Excuse me, sir. जी बताइए। Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज्ड, टेल मी। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी, मेरे को सिर्फ वॉइस आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी लोगों को दिख रहा है? दिव्यम, दिव्यांशी, Yes, sir, ईशा, it's visible. दिख रहा है आप No, लोगों sir, को? it is visible. जी Yes, sir. यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक है एकदम। हाँ, तो वो बेटा ये हुआ होगा कि वो आपके साइड पे नेटवर्क इशू हो रहा होगा। तो एक काम करो, अब जल्दी से रिकनेक्ट करो। ओके सर। ठीक। अब देखो बच्चे, अगर चार्ज मूव करने लग जाए, इफ चार्ज मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जब भी चार्ज मूव करेगा तो वो एक अलग इफेक्ट क्रिएट करेगा विच इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्ज क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी it produces electric current, it produces इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कैसे प्रोड्यूस होता है वो तो हम टाइम के साथ समझेंगे, बट फिलहाल समझ लो कि जब चार्ज मोशन में होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये क्या फिनोमेना शो करेगा? इलेक्ट्रिकल फिनोमेना एज वेल एज मैग्नेटिक फिनोमेना। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना, ठीक है। जिसमें से हम इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, मैग्नेटिक फिनोमेना, व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में और उसके आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अभी तो इस चैप्टर में सिर्फ हम चार्जेस एट रेस्ट पे बात करेंगे। अच्छा, दूसरा, अगर बेटा चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेटिंग चार्ज, अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगे तो ये एक और फिनोमेना प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस, अगर चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, दैट इज कि चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये भी आपको पढ़ना है क्लास 12 में। क्लास 12 के फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे दूं कि लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव की फैमिली है जिसमें बहुत सारे वेव होते हैं, जैसे लाइट वेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आते हैं। ये सब मेंबर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट भी उसमें, विजिबल लाइट जो आप अपने अराउंड जो लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्लू लाइट, रेड लाइट, जो भी, दैट आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली पॉइंट ये बेटा कि चार्ज रेस्ट में भी हो सकते हैं, चार्ज मोशन में भी हो सकते हैं, और चार्ज मोशन में हो सकते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकते हैं और चार्जेस एक्सेलरेट भी हो सकते हैं। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। अगर आप नोट कर रहे हो तो बता दो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। Done, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, अब सुनिए बेटे, अब आती है बात कि व्हाट इज चार्ज एंड हाउ डिड वी अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ज। देखो बेटा, आपने जो क्लास 11th में पढ़ा होगा वो आपने मास की प्रॉपर्टीज देखा होगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं बच्चे, अगर कोई मैटर है, इसको अगर बहुत नॉर्मल डेफिनेशन में मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई भी मैटर है तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम अगर होगा तो एटम के मास है सर।
तो कोई भी मैटर है तो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि सर उसके अंदर मास होगा। अ मैटर कैन नॉट बी विदाउट मास, एवरी मैटर पोसेस सम मास, ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब ये अगर मैटर है तो मास होगा ही होगा। इन द सेम वे बेटा आपको ये भी पता है थ्रू डिफरेंट नॉलेजेस, आपको ये भी पता है कि अगर एटम है तो एटम के अंदर सर इलेक्ट्रॉन भी होगा, एटम है तो एटम के सर अंदर प्रोटॉन भी होगा। और आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब सर अगर मैं इन सारी बातों को समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हर मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, वन इज कॉल्ड एज मास, अनदर इज कॉल्ड एज चार्ज। मास वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच मैटर शोज डिफरेंट फिनोमेनास लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मैटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका कॉज क्या है? द कॉज फॉर दैट इज मास। आपने सुना होगा इनर्शिया, इनर्शिया का कॉज क्या है? द कॉज फॉर इनर्शिया इज मास। आपने सुना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉज क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉज भी क्या है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉज भी मास है सर, ठीक है। तो वन ऑफ द कॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास। इसका मतलब है सर कि मैटर की एक वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट शोज डिफरेंट फिनोमेना, वो आपने क्लास 11th में देखा है, उसमें से कुछ फिनोमेना यू हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 11th, राइट। अब मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है सर? तो दैट इज चार्ज। अब चार्ज के कारण ड्यू टू दिस चार्ज मैटर शोज सम डिफरेंट फिनोमेना, और वो डिफरेंट फिनोमेना क्या है सर? तो दैट डिफरेंट फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। इसका मतलब क्या सर? क्या बोले, कुछ भी नहीं समझ आया सर। ड्यू टू द चार्ज मैटर शोज different kind of force of attraction and repulsion. Due to this charge matter possesses some current. Due to this charge a current carrying wire or current carrying body produces a magnetic field. तो ये जो फिनोमेनास है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मास नहीं है सर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज है। इसका मतलब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि मैटर की क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली बात, मैटर में दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक का नाम है मास, दूसरे का नाम है चार्ज। मास क्या करता है सर? तो मास की वजह से मैटर शोज सम फिनोमेनास, और चार्ज की वजह से मैटर शोज सम अदर फिनोमेनास, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। अब इसी बात को मैं बुक वाली लैंग्वेज से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या पढ़ने वाले हैं हम। ये हम चार्ज और चार्ज का जो फिनोमेना है, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना कहा है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले चैप्टर में तो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना हम देखेंगे, बट उससे पहले जो बुक के एग्जांपल से जो ऑब्जर्वेशन किए गए थे, और उसके बाद जो हमें एक नए टाइप का फोर्स डिफाइन किया गया जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, फिर उसके बाद हमने चार्ज को डिफाइन किया या चार्ज की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। वो सब कैसे डिफाइन किया, वो क्या एक्सपेरिमेंट थे जिसके बाद जिसको हमने ऑब्जर्व करके ये चीजों को डिफाइन किया, हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये कि मान लो कि ये कोई ग्लास रॉड है, मान लीजिए एक रॉड है मेड अप ऑफ ग्लास, और इस ग्लास रॉड को हमने बेटे यहां पर एक विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रिंग हमने इसको हैंग कर दिया, ठीक है। एक दूसरा ग्लास रॉड है सर, दूसरा ग्लास रॉड है, इसको भी हमने हैंग करा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा बेटे, इन दोनों ग्लास रॉड में अगर मास है, और ऑब्वियसली मास होगा, तो इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं बच्चों? The two glass rod would be attracting each other by gravitational force or not? मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या नहीं होगा बच्चों? सर होगा, होगा ना, कि अगर दो ग्लास रॉड है। अच्छा बेटा एक बात और, अगर ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या आपको ये ऑब्जर्व होगा कि दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं? आर दे मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर? विल यू बी एबल टू ऑब्जर्व दिस, या डू यू ऑब्जर्व दिस? सर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में हर चीज के साथ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही होती है। वेरी गुड दिव्यम भाई, बाकी बच्चे भी सुन लें। यस, of course there is gravitational force, because whenever there is mass the gravitational force will exist between the two bodies, but ये gravitational force is very weak force, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती,
तो ये फोर्स इतना केपेबल नहीं होगा कि आपको ये दोनों बॉडी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे देंगे. दे विल रिमेन एट देयर पोजीशन, बट हम ये कह सकते हैं यस एट दैट पोजीशन देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू रॉड्स. ये बिल्कुल सही बात है, बट दे विल नॉट बी they will not appear to be moving towards each other. वो दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हुए दिखाई नहीं देंगे. ठीक है. अब सर ये बात बिल्कुल सही है. अब क्या किया लोगों ने, they rubbed these glass rod with a material called as silk. देखो आपके बुक्स में लिखा होता है कि these glass rod were rubbed with silk, इसलिए क्योंकि उस टाइम में यही किया गया था. बट ये जरूरी नहीं है बेटा कि आप इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब करोगे तभी जो अभी हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं वो मिलेगा. ऐसा जरूरी नहीं है. द पॉइंट इज कि व्हेन द टू ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सेम मटेरियल, ठीक है, वो सेम मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, तो हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करते हैं. और वो ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको बताता हूं. मैं फिर से रिपीट करता हूं. इस वाले ग्लास रॉड को पीपल रब्ड दिस विद अ मटेरियल कॉल्ड एज सिल्क. इस वाले ग्लास रॉड को भी पीपल रब्ड विद द मटेरियल कॉल्ड एज सिल्क. जैसे ही इसको सिल्क से रब किया, what they observed actually the two glass rod moved away from one another. मतलब people observed the repulsive force between the two glass rod when both the glass rod were rubbed with the silk. अब एक बात तो obvious है सर कि when these two glass rod are rubbed with the silk, the force due to which they repel each other cannot be the gravitational force, because gravitational force में दो बातें हैं सर. Gravitational force can only attract, पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या होता तो इट डजंट रिक्वायर एनी रबिंग विद एनी मटेरियल. ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट, चाहे आप बॉडी को रब करो या मत करो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ड्यू टू द मास. उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपने बॉडी को रब किया या नहीं किया. और दूसरी बात, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी नहीं हो सकता बिकॉज दीज टू रॉड्स आर बीइंग रिपेल्ड व्हेन दे आर रब्ड विद द सेम मटेरियल. क्लियर है. इसका मतलब यहां पर कोई और फोर्स है विच इज एक्टिंग बिटवीन द ग्लास रॉड्स, बट कब, जब दोनों को हमने इस मटेरियल के साथ रब किया है. क्लियर हो गई बात. नॉट ओनली दिस, पीपल रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट. दिस टाइम दे टुक अनदर मटेरियल, अनदर रॉड, plastic rods. They took plastic rod and they did the same. They hanged the two plastic rod. They observed no motion of these two rods. When they rubbed these two rods with another material, fur, इसको भी एक मटेरियल फर से रब किया और उस मटेरियल से इसको भी रब किया. Again they observed the repulsion between the two plastic rod. इसका मतलब यह है कि either you take the glass rod or you take the plastic rod and you rub it with the same material. ठीक है. तो उस केस में always you will observe a kind of repulsion taking place between the two rods. अब इसमें बच्चा मुझसे एक बार ऐसे पूछ लेता है कि सर ऐसा क्यों नहीं किया हमने कि प्लास्टिक रॉड को भी सिल्क से रब किया, क्या ऐसा नहीं कर सकते? माय आंसर इज यस, हम ऐसा भी कर सकते हैं. बट आप उस पोजीशन को सोचो जब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. अगर बेटा अगर हम सारे मटेरियल को रब करें सिर्फ सिल्क से और ये ऑब्जर्वेशन हो तो हम कहेंगे कि नहीं, ये सिल्क की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को सिल्क से रब करते हैं तो वो रिपेल करता है. नहीं, यही बात समझ में. अगर हम सारे मटेरियल को सिल्क से ही रब करके रिपल्शन ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी तो सिर्फ सिल्क की है कि सिल्क से रब करोगे तो रिपल्शन होगा. इस चीज को हम हमेशा डिफरेंट मटेरियल से इसलिए रब कर रहे हैं, जैसे हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, प्लास्टिक रॉड को हमने फर से रब किया, ताकि हमें यह कंफर्म हो जाए कि इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क और इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फर, ये कुछ और ही कॉज है इसका. डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? टेल मी यस और नो. दिवांशी, तीशा, सबका लॉजिक क्लियर है? अगर आप प्लास्टिक रॉड को भी सिल्क से रब करते तो भी यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड द सेम थिंग, बट हमने ऐसा क्यों नहीं करा, आपको क्लियर होना चाहिए. नाउ व्हाट पीपल डिड द लास्ट, दे टुक वन ग्लास रॉड व्हिच वाज रब्ड विद सिल्क and another plastic rod which was rubbed with fur. They placed the two rods, okay, near one another. What they observed this time was that the two rods get attracted towards each other. मतलब इस बारी क्या देखा कि दोनों रॉड रिपेल के बजाय क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट. ओ, इसका मतलब ये जो भी फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है. और यहां से एक लॉजिक ये समझ में आ रही है कि जब हम
किसी भी दो बॉडी को सेम मटेरियल से रब करते हैं तो ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का होता है, और जब ये दो बॉडीज को हम अलग अलग मटेरियल से रब करते हैं तो ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये रब करने के बाद ही ये फोर्स क्यों लग रहा है, तो ये रब करने के बिना क्यों नहीं ये फोर्स लगा। तो पहले हम इसके लिए एक चीज और समझ लें, उसके बाद फिर हम इन सारी चीजों को फिर फाइनली डिफाइन कर रहे होंगे। तो बेटा होता यह है, अब बात समझिएगा, लोगों को दो चीजें पता थी कि मैटर के अंदर देयर आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और ये मास की ये प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती कि दो बॉडी को वो रिपेल करे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मास इज नॉट द कॉज फॉर दिस फोर्स विच वी आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ। तो अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी जो पॉसिबल हो सकती है, तो मैटर की दूसरी ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज चार्ज। तो लोगों ने बोला कि कुछ ना कुछ इसका लेना देना चार्ज के साथ है, मतलब चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से यू आर ऑब्जर्विंग दिस काइंड ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाई ओनली ऑन रबिंग वी ऑब्जर्व दिस। अगर चार्ज है तो बॉडी के अंदर हमेशा चार्ज होता है, तो अब हमेशा क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रबिंग। तो अब इस बात को समझें बेटा, जब भी हम कोई मटेरियल लेते हैं, कोई भी मटेरियल, वेदर इट बी प्लास्टिक रॉड, वेदर इट बी ग्लास रॉड, और वेदर इट बी एन आयरन रॉड, और एनी मटेरियल, वेदर इट बी अ कॉपर रॉड और कॉपर मटेरियल, वॉट एवर इट इज, आप हमेशा याद रखो कि इन जनरल किसी भी मटेरियल के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा, एंड सच एटम आर कॉल्ड एज न्यूट्रल एटम, सुना होगा आपने, क्लियर। किसी भी मटेरियल को अगर हमें चार्ज करना है तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन डिटैच कर लो या उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दो। इन बोथ ऑफ द केसेस बॉडी गेट्स चार्ज्ड। ठीक है, क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है, कोई भी जनरल बॉडी, हमेशा याद रखो किसी भी जनरल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो वो जनरली न्यूट्रल होती है। अगर आपने उसको चार्ज कर दिया, इसका मतलब है या तो आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है या आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन। आई विल टेल यू दैट, बट उससे पहले इस बात को समझें। मान लीजिए बेटा कि अगर इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन है, मान लेते हैं सर, अगर इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो एज अ होल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। एंड इन दिस सिचुएशन दिस बॉडी विल बी कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल। अब अगर मान लो कि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, लेट से कि मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें से बाहर कर दिया, तो अब क्या होगा सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स सेम, दैट विल रिमेन एज 10 ओनली, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम 8। तो अब क्या होगा, एज अ होल नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज ड्यू टू द 2 प्रोटॉन्स। क्लियर हो गई बात। इस केस में हम कहेंगे कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इस बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉडी के अंदर 10 प्रोटॉन है, और मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड कर दिया, आई प्रोवाइडेड दिस फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट, मैंने इस बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड कर दिया। इफ आई प्रोवाइड द 2 फर्दर इलेक्ट्रॉन्स टू दिस बॉडी, व्हाट विल हैपन बेटा, कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव या सेम रहेगा, नेगेटिव। ऑब्वियसली, वेरी गुड बच्चा। तो अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोवाइड कर दिया तो व्हाट विल हैपन कि, एक मिनट रुकना, wait a minute please, my writing pad has some issues now.
जी जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था इस वाले केस में जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था इस वाले केस में अगर आपने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, इस बॉडी को अगर आपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया सर, ठीक है, तो ये बॉडी को अगर आपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया तो व्हाट विल हैपन, तो इस केस में आपने ये बोला था 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 प्रोटॉन्स है। अगर आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर लाके प्रोवाइड कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो व्हाट विल हैपन, तो इस केस में सर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है सर, सर बताइए। तो इसका मतलब टू चार्ज द बॉडी यू नीड टू चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम आई राइट? सर कुछ तो बोलो। यस सर। अच्छा बोलते नहीं है तुम लोग। Yes, sir. ठीक है, खैर टू चार्ज द बॉडी हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा। अब उसको चेंज करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स, जिसमें से वन ऑफ द मेथड इज रबिंग। ठीक है, रबिंग के केस में क्या होता है कि व्हेन यू रब द टू मटेरियल्स, अगर मान लो ये दो मटेरियल है बेटा, ये एक मटेरियल है ये ऐसे, और ये दूसरा मटेरियल है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप मान लीजिए कि यू हैव टू मटेरियल्स, अगर आपको दो मटेरियल गिवन है और उन दोनों मटेरियल को आपने रब कर दिया, इफ यू रब द टू मटेरियल्स, तो व्हाट विल हैपन कि ड्यू टू रबिंग, ये मान लो ये एक बॉडी, दूसरी बॉडी, और लेट अस से कि इस वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कुछ अलग हैं। ठीक है, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन इज 10 और इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो कि 20। ठीक है, ये 20 इलेक्ट्रॉन है। तो जब बेटे आप दोनों को रब करेंगे ना, तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन भागती है, फ्लो कर जाती है, मूव कर जाता है टू अनदर बॉडी। समझ में आई बात? एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? टू अनदर बॉडी। जब एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन भागेगा दूसरी वाली बॉडी में, और तब तक भागेगा जब तक दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट बिकम सेम। क्लियर हो गई बात? आना बोलो बच्चे। तो जैसे Yes, ये sir. एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में गया, व्हाट विल हैपन? क्या ये बॉडी चार्ज हो जाएगी या नहीं होगी बेटा? ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, और जैसे ही बॉडी चार्ज होगी, अच्छा एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो दूसरी बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी? दूसरी बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही बॉडीज चार्ज होती हैं तो उसके बीच में क्या लगता है? उसके बीच में फोर्स लगता है। समझ में आई बात? उसके बीच में क्या लगेगा? उसके बीच में फोर्स लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर इसके बीच में अगर फोर्स लगेगा तो ये वाला फोर्स वो वाला फोर्स क्यों लगा था सर? ये वाला जो फोर्स हम लगेगा इसके बीच में, तो पॉइंट इज कि सर ये वो फोर्स क्यों लगेगा? तो अब देखिए, अब बेसिकली इसमें आप ये कह सकते हैं, अब बेसिकली इसमें ये कह सकते हैं, थोड़ा सा ना आज थोड़ी सी दिक्कत मेरे साथ हो गई है, राइटिंग पैड की जरा उसको मैं ठीक कर लूं खट से, क्योंकि मेरा दिमाग उस पर भी है साथ साथ। चलिए, सर देखना मैं जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब होता क्या है कि जब आपने ये ग्लास रॉड लिया था और इस ग्लास रॉड को आपने रब किया किसके साथ? नाउ एवरीथिंग इज ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जब आपने ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को जब आपने रब किया सिल्क के साथ, तो क्या हुआ होगा बेटा? कोई बता सकता है आप में से कोई भी? ये शेयर करे मेरे साथ कि अगर मैंने इसको रब किया विद सिल्क तो क्या हुआ होगा? व्हाट मे हैव हैपेंड इन दिस केस? कोई भी बता सकता है? अनुष्का, बच्चे? सर नथिंग हैपेंस अनटिल एंड अनलेस कोई और ऑब्जेक्ट आकर कुछ ना करे, मतलब वो फिर अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? नथिंग हैपेंस। सर अगर हमने उसे सिल्क से रब भी किया है फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक वो उसकी तरफ नहीं, इसके साथ क्या हुआ होगा? ठीक है, यू आर राइट, बट सिल्क से जब हमने ग्लास रॉड को रब किया
तो दो में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हुई होगी, है ना? रॉड या तो चार्ज हो गई, हाँ बेटा बोलो। रॉड में चार्ज आ गया, रॉड में चार्ज आ गया। दिस चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके और बारे में नेगेटिव। हमें आइडिया नहीं है। बट एक बात फैक्ट है कि जैसे ही हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन में हैव फ्लोन फ्रॉम सिल्क टू द ग्लास रॉड, या पॉसिबल ये ग्लास भी टू हो द सिल्क। ग्लास रॉड से सिल्क में चला गया हो। हमें ये नहीं पता, ना ही जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों को पता है ये। तो लोगों ने बोला कि अच्छा चार्ज तो आया होगा, तो एक काम करते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि जब हमने सिल्क को ग्लास रॉड से रब किया तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये मान लिया लोगों ने। दिस इज बाय कन्वेंशन दैट पीपल अग्रीड दैट कि ग्लास रॉड कैसा हो गया ऑन रबिंग विद सिल्क, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर हो गई बात? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दूसरा ग्लास रॉड लिया हमने इसके पास और उसको भी हमने रब कर दिया विद द सिल्क, तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर इस पे भी हम पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेंगे। तो जैसे ही दोनों लाइकली चार्ज हुए, दोनों में हमने क्या ऑब्जर्व किया? वी ऑब्जर्व्ड रिपल्शन। बेटा ये देखो, एक बात मैं बताऊं कि किसी को नहीं पता कि ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ था या नेगेटिवली। बाय कन्वेंशन हम ये मान लेते हैं कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया वो कैसा है? पॉजिटिव। तो बाय द सेम कन्वेंशन हमने ये भी माना कि जो प्लास्टिक रॉड पे चार्ज आया था, वो प्लास्टिक रॉड पे हमने चार्ज कैसा माना बेटा? नेगेटिव। ऐसा क्यों माना सर आपने? बिकॉज जो फोर्स है सर हमारे, वो दो ही टाइप के फोर्स है, या तो रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। अगर हम सेम मटेरियल से रब कर रहे हैं बॉडीज को तो सेम ही चार्ज आएगा ना। तो अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इस प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो फिर एक ग्लास रॉड दूसरे प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है। एक ग्लास रॉड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाद जब हमने दूसरा ग्लास रॉड रखा, प्लास्टिक रॉड रखा विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों में क्या हुआ बेटे? इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई है? Yes, sir. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेटा ये जो फोर्स है विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज, इट इज एक्टिंग बाय वर्च्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द टू बॉडीज। कि जब बॉडीज को हम चार्ज कर देते हैं तो ड्यू टू दिस चार्ज आइदर द बॉडी अट्रैक्ट्स और बॉडी रिपेल्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि दो बॉडी में लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है। यही फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है? तो इसका मतलब सर अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर चार्ज। ठीक है? या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स दैट acts between two charged bodies is known as electrostatic force. उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है? जल्दी से लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। Force that acts between two charged bodies is known as electrostatic force. Done, sir. Done, sir. Done. Divyam. Yes, sir. Done. Okay. तो हमें अब पता है सर, हमें आइडिया है कि what is electrostatic force. Now we move to the next point, next topic, that is the properties of charge. अब हम चार्ज की बात करेंगे सर, कि चार्ज क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये सब छोटे छोटे डिस्कशन हमें करने हैं। तो लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। टॉपिक डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बट उससे पहले मैं डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज चार्ज। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज चार्ज, तो मैंने पहले भी डिफाइन किया था, मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं कि चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। मतलब चार्ज क्या चीज है सर? तो जैसे मास है वैसे ही चार्ज है। मास का कहने का मतलब कि मास इज ऑल्सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की बाय वर्च्यू ऑफ विच द
मैटर शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which it shows electromagnetic phenomena. Charge is that fundamental property of matter by virtue of which it shows electromagnetic phenomena. ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, ये चार्जेस के कितने टाइप्स होंगे बेटा? What will you, how many types of सर आप charges एक बार exist? चार्ज की डेफिनेशन रिपीट कर दें। जी, टीशा, हेलो टीशा, कितने चार्ज के कितने टाइप्स हैं? हेलो, अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चार्ज के टाइप बताइए तो कितने टाइप होंगे बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव। वेरी गुड, दो ही टाइप है चार्ज के, कोई तीसरा चार्ज तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, क्योंकि सर दो ही टाइप के फोर्स लगते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स और एक अट्रैक्टिव फोर्स। तो चार्ज के भी मैक्सिमम दो ही टाइप हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आए तो आप सिंपली ये कह सकते हो, चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के चार्ज, एक तो पॉजिटिव जो जिसको हम कह सकते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और एक नेगेटिव जिसको हम कह सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, और उसमें भी क्या है कि जब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल होगा, रिपल्शन होगा, और जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं उसके दूसरे पार्ट को लिख रहा हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल, like charges repel and unlike attracts। यही सेम फिनोमेना आप मैग्नेट्स के साथ भी देखते हो, unlike attracts। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई सर। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज? तो चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? तो चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस, जो भी बॉडी के चार्जेस हैं, वो हमेशा याद रखो कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। Charge is always in association with mass. I'll explain you what is the meaning of this. Charge is always in association with mass. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ फोटोन? फोटोन का नाम सुना है आप लोगों ने? फोटोन का नाम आपने सुना है? मैं मान लेता हूं कि शायद सुना हो, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है। तो अगर आपने फोटोन का नाम सुना होगा तो आपने पढ़ा होगा कि फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता। मतलब अभी आपके लिए थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूं, आपने पढ़ा होगा फोटोन का कोई मास नहीं होता। फोटोन बेसिकली, आपने 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फोटोन बेसिकली क्या है, तो एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। हाँ, एनर्जी बैग्स, बैग नहीं टीशा, एनर्जी पैकेट कह लो, ठीक है। तो एक्चुअल टर्म इज पैकेट टीशा। तो एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं, और फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता। वो अभी आप जाने दो कि व्हाट इज रेस्ट मास, व्हाट इज मोशनल मास। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैसेज पे भी मुझको बता सकते हैं, कोई नहीं टीशा, ठीक है। एनीवेज, तो फोटोन में मास नहीं होता, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि फोटोन में चार्ज भी नहीं होता सर। फोटोन मासलेस भी है और चार्जलेस भी है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो जब वहां मास नहीं है वहां चार्ज भी नहीं है सर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है कि प्रोटॉन में मास भी होता है 1.6 × 10⁻27 kg। आप इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में भी मास है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है सर। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? रिलेटिव चार्ज इज -1।
और अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी में मास भी होगा। अच्छा, ये बात याद रखना कि किसी बॉडी में अगर मास है तो उसमें चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर चार्ज है तो बॉडी के अंदर मास होगा, ये जरूरी है। अब जैसे देखो, एक बच्चा मुझसे, अच्छा बच्चा क्या बोलता है, एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर न्यूट्रॉन में तो मास है सर, मगर उसमें चार्ज तो नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे सेंटेंस पे ध्यान दो। मैंने बोला कि चार्ज इज ऑलवेज इन एसोसिएशन विथ मास इज नॉट ऑलवेज इन एसोसिएशन विथ चार्ज। इन दोनों बातों में फर्क है। मैंने कहा कि बॉडी में चार्ज होगा तो मास होगा, मगर मैंने ये नहीं बोला कि मास होगा तो चार्ज होगा ही होगा। ऐसा बोला क्या बच्चे? ठीक है, बात समझ आ गई। तो अगर किसी बॉडी में चार्ज है, इसका मतलब है कि इट विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे। आई होप सेकंड प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई होगी। तो नाउ वी कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। किसी भी बॉडी का जो चार्ज है ना, वो उस बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बॉडी के स्पीड को आप चेंज कर दोगे तो उसका मास चेंज हो सकता है, जो आप आगे पढ़ोगे हायर फिजिक्स में, जिसको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है कि बॉडी अगर रेस्ट में हो तो उसका मास अलग होगा, बॉडी मोशन में हो तो उसका मास अलग होगा। ठीक है, बट बॉडी के चार्ज में डिफरेंस नहीं आएगा। बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, बॉडी का चार्ज विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। इसका मतलब कि बॉडी के स्पीड पे बॉडी का चार्ज डिपेंड नहीं करता। बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी तब भी उसका चार्ज वही होगा। बॉडी अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी तब भी उसका चार्ज वही होगा। तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। इस प्रॉपर्टी को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा। बट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डू यू रिमेंबर व्हाट इज आइसोलेटेड बॉडी और आइसोलेटेड सिस्टम? कोई भी आप में से कोई भी डिफाइन करे व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड सिस्टम। डज एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? Anushka? Excuse me, sir. Yeah, excused. Sir, it is a system in which the thermodynamic, the heat energy cannot come outside or inside that particular object. Very good. तो ये तो थर्मोडायनेमिक्स के केस में आप आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर रहे हो। बेसिकली उसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट यही है। बट आइसोलेटेड का बेसिक मतलब ये होता है कि विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बॉडी, मींस विच डजंट हैव एनी रिलेशन विद द सराउंडिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा दिस पेन इज इन माय हैंड। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इट इज कनेक्टेड टू माय फिंगर्स। दिख रहा है आपको पेन? अगर ये वाला पेन नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा पेन दिखा देता हूं। दिस पेन इज कनेक्टेड विथ माय फिंगर्स। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो दिस इज नॉट आइसोलेटेड बिकॉज इट इज इन कनेक्शन विथ माय फिंगर्स। तो इसको हम आइसोलेटेड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मान लो यही बॉडी इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बॉडी, ये सिर्फ ऐसे छोड़ दूं मैं हवा में है, ठीक है, या इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बॉडी, तो उस केस में मैं इसको आइसोलेटेड बॉडी कहूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब a body which is not in connection with any other body, which is not in contact with any other body। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी बॉडी को हम आइसोलेटेड बॉडी कहते हैं या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो जब भी ऐसा कोई सिस्टम हो विच इज आइसोलेटेड, वो किसी और से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो इंडिविजुअल है, वो किसी और से कनेक्टेड नहीं है। तो हमेशा याद रखो कि फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी, आपके जो बॉडी का टोटल चार्ज है, that total charge will always remain conserved। total charge हमेशा क्या रहेगा? वो total charge conserved रहेगा, मतलब constant रहेगा। इसका मतलब टाइम के साथ the charge on the body will not change if that body is isolated। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक और बात बताता हूं आपको। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये अर्थ मान लो, इस बॉडी को मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है।
मुझे एक बात बताइए, इज दिस बॉडी एन आइसोलेटेड बॉडी? टेल मी यस और नो, इज दिस एन आइसोलेटेड बॉडी और नॉट? यस दिव्यांशी, आर यू सेइंग समथिंग बेटा? ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी, इसको मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है, इट इज कनेक्टेड टू अर्थ. इज इट द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड और नॉट? No, sir. No sir, of course it is not, because it is connected to earth. अब अर्थ से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये आइसोलेटेड नहीं है, तो इस पे चार्ज कंजर्व्ड नहीं होगा, इस पे चार्ज कंजर्व्ड नहीं होगा, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो कि मैं कोई ऐसी बॉडी ले लूं विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन एल्स अदर देन इटसेल्फ, ये किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, अर्थ के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, किसी दूसरी बॉडी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तब ये आइसोलेटेड है और तब इस पे चार्ज कंजर्व्ड होगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. मैं लिख देता हूं, फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी और आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, total charge always remains constant. टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब चार्ज विल नॉट चेंज विद टाइम. आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा है HCl मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी बात करूं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, जो भी कह लो आप, तो इस पे चार्ज कितना है बेटा? 0. ठीक है. जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो इट विल बी ब्रेक अप इनटू H+ एंड Cl-. क्लियर है? मैं ये कह सकता हूं H+ हैज 1 पॉजिटिव चार्ज एंड Cl- हैज 1 नेगेटिव चार्ज. आप कहोगे सर चार्ज तो यहाँ पर डेवलप हो रहा है. नहीं सर, चार्ज डेवलप हो रहा है, बट अभी भी टोटल सम ऑफ द चार्ज ऑफ दिस सिस्टम कंटेनिंग दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन, ये अभी भी कितना है बेटा? ये अभी भी 0 है. और पहले भी कितना था? पहले भी 0 था. इसका मतलब है कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है HCl का, इसमें टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चाहे ये HCl एज अ मॉलिक्यूल रहे या ये ब्रेक कर जाए H+ और Cl- में, डजंट मैटर. टोटल चार्ज पहले भी 0 था और टोटल चार्ज बाद में भी 0 होगा. दिस इज मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ऐसा ही एक और एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए सर H+ OH- आयन, आपको ये पता होगा, ये दोनों मिलेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे ना, H2O. और आपको ये भी पता होगा कि वाटर का जो ये मॉलिक्यूल होता है H2O, इस पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द चार्ज, तो इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल. बट अगर आप H+ को देखें तो इट हैज 1 पॉजिटिव चार्ज, OH- को देखें तो इट हैज 1 नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों का अगर हम सम कर लें तो इट इज स्टिल 0. इसका मतलब है टोटल चार्ज बिफोर एंड टोटल चार्ज आफ्टर इज सेम, राइट? वो पहले भी 0 था, सम ऑफ द टू चार्जेस, वो अभी भी 0 है, सम ऑफ द टू चार्जेस. तो दिस इज मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बट इस कंजर्वेशन को होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा? कि नेसेसरी कंडीशन ये है कि सिस्टम आपका या कोई बॉडी जिस पर ये चार्ज है, दैट शुड बी आइसोलेटेड, मतलब वो किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए. आई होप मेरी बात समझ में आ गई है सबको. Yes, sir. ठीक है. मूविंग ऑन, द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी which is called as quantization of charge. I'll first explain you the meaning of quantization and then I'll explain you what is meant by quantization of charge. तो पहले तो हम क्वांटाइजेशन की मीनिंग को समझते हैं, उस पर बात कर लेते हैं. देखो, अभी आप लोगों ने मुझे खुद बताया था कि फोटोन का मतलब होता है एनर्जी पैकेट्स, है ना? फोटोन एनर्जी पैकेट, मतलब ये है कि सर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप ऐसा इमेजिन करें कि सनलाइट रीचेस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स, तो उस पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं. नॉर्मल तो हम यही कहते हैं ना कि अगर हम लाइट के पार्टिकल की बात करें तो द पार्टिकल ऑफ लाइट इज सिंपली कॉल्ड एज फोटोन. अब बेटा ये फोटोन जो है अभी अपने आप में एक एनर्जी पैकेट है. अब ये वो पैकेट नहीं है, फूड पैकेट की तरह मत समझ लेना, ये फिजिक्स के टर्म्स में पैकेट है, इसका एक अलग मतलब है. ठीक है? तो फिर भी आप इस बात को समझिए कि ये फूड पैकेट्स है.
सॉरी, अगर मान लो कि फूड पैकेट्स की तरह भी अगर ये पैकेट है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ऑल्दो ये ऐसा नहीं होता, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पैकेट की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कैन आई से दैट 1.3 एनर्जी पैकेट्स या 1.2 एनर्जी पैकेट्स फ्रैक्शनल हो सकती है ये वैल्यू? क्या मैं 1.3 फोटोन कभी आपने सुना है बेटा? नो सर। आपने कभी भी एक फोटोन सुना होगा, 2 सुना होगा, 4 सुना होगा, 10 सुना होगा, बट आपने कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं सुना होगा। इसका मतलब द नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। इसका मतलब फोटोन जो पार्टिकल्स हैं उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो फोटॉन्स कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज, इट विल ऑलवेज हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। व्हाट इज मीनिंग बाय डिस्क्रीट? डिस्क्रीट का मतलब है कि भाई इसमें जो वैल्यूज होगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, बट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। क्लियर है? अच्छा, तो इट कैन ओनली हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, 15 कर सकता है, 20 कर सकता है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1.7 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या 1.7 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। ऐसी वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो मतलब बेटा ऐसी क्वांटिटी, दुनिया की ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा डिस्क्रीट रहेगी, तो ऐसी क्वांटिटी को हम सिंपली क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन इज कि इफ अ क्वांटिटी कैन नॉट हैव कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज, तो दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड। लेकिन सर अगर किसी क्वांटिटी में अगर डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी वैल्यू आ सकती हो, जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती हो अगर उसकी, तो उसको फिर हम अनक्वांटाइज्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स कहूं, फोर्स, तो फोर्स 10 न्यूटन भी हो सकता है, फोर्स 10.7 न्यूटन भी हो सकता है, फोर्स 21.5 न्यूटन भी हो सकता है। मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज भी हो सकते हैं। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? तो फोर्स हो गई सर हमारी अनक्वांटाइज्ड। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि आपको क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। क्वांटाइज्ड मतलब कि ओनली इट कैन हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, इट कैन नॉट हैव द कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज, सच अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है बेटा कि किसी भी बॉडी को, अब मुझे एक बात बताओ बिफोर आई टेल यू द डेफिनेशन, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इफ यू वांट टू चार्ज अ बॉडी, तो आप या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे। और आपको यह भी मालूम होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, वेयर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। तो अगर बेटा अगर मान लो कि मैंने किसी बॉडी में से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, इफ आई डिटैच 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी, तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आएगा? तो ऑब्वियसली चार्ज विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? मतलब इस केस में बॉडी पे अगर मान लो कि इफ आई हैव टेकन आउट 10 इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है? ऐसे ही अगर हमने बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो अभी हम क्या कहेंगे कि बॉडी पे इतना ही चार्ज आ गया। हाँ, अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया। अच्छा सर, व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन? तो आपको मालूम है कि प्रोटॉन रेसाइड्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ होता है बच्चे? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। Nuclear force is much stronger than the force that acts between the electron and the nucleus. प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स पे फोर्स लग रहा होता है न्यूक्लियस का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू डिटैच द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी का क्या मतलब होगा कि इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड, तो इसकी मीनिंग होगी कि या तो आपने उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाला है या उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया है।
अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो निगेटिवली चार्ज। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो आप लोगों को। तो अब आते हैं इस बात पे कि सर आप किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे या जितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को दोगे उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर लो, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी पता चल जाएगा। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी और एनी गिवन बॉडी इज इक्वल to n multiplied by e, where n is integral value, this is an integer. In other words, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करेगा कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन दिए। और ये जो Q है, दिस रिप्रेजेंट्स चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो स्मॉल q से या कैपिटल Q से। और ये जो E की वैल्यू है, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। दिस इज बेसिकली नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन ये है सर, अब किसी बच्चे के अगर मन में ये बात आई हो कि सर अभी तो आपने बोला था क्वांटाइज क्वांटिटी का मतलब कि सर उस क्वांटिटी की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और आपने बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो सर अगर चार्ज क्वांटाइज्ड है तो फिर ये वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये फ्रैक्शनल कैसे लिख रहे हो? नहीं यही बात समझ में। या फिर मैं तुम्हें ऐसे कह देता हूं, मैं आपसे कह देता हूं कि चार्ज इज इक्वल टू 3.2 कूलम। क्या किसी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबली, ये फ्रैक्शनल है तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बॉडी का चार्ज फ्रैक्शनल हो सकता है या नहीं? आपने कहा सर चार्ज क्वांटाइज्ड है, और क्वांटाइजेशन का मतलब सर आपने ये बताया कि दैट क्वांटिटी कैन नॉट हैव कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू उसमें नहीं हो सकती। तो अगर चार्ज क्वांटाइज्ड है तो क्या चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। कैन अ बॉडी हैव फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज और नॉट? ये अनुष्का? नो सर। अनुष्का कह रही है नो। आप क्या कह रहे हैं दिव्यम? नो सर। दिव्यांशी आप क्या कह रही हैं बेटा? बोलिए बोलिए, बोलना सीखिए बेटा। दिव्यांशी आप क्या कहती हैं? नो नो सर। थोड़ा तेज बोल लो। टीशा चौहान आप क्या कहते हैं? कैन अ बॉडी हैव फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज और नॉट? नो सर। नो सर, नहीं सर, हो सकती है। बात समझिएगा। कहोगे सर आप बेवकूफ़ बनाते हो, आपने तो बोला था कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मैं आपको एक्चुअल इसका मतलब समझाता हूँ। चार्ज के क्वांटाइजेशन में चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है। फ्रैक्शनल क्या नहीं हो सकता? तो ये जो n है ना, n विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट ऑफ द बॉडी या एक्सेप्टेड बाय द बॉडी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। टीशा आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। आई एम सॉरी, अगर आपने सेम बोला तो यू वर राइट। हाँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, तो इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि बेसिकली आप क्या कह रहे हो। तो एनीवेज n इसका क्वांटाइजेशन का मतलब है बेटा n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कैंट बी फ्रैक्शनल, ये याद रखिएगा। चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है, बट उस चार्ज के लिए n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दिस स्टेट्स दैट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो मैं लिखा रहा हूं प्लीज उसको लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के आगे लिख लीजिएगा दिस स्टेट्स दैट the total charge on a body, this states that the total charge on a body, is
the total charge on a body is integral multiple of the total charge on a body is integral multiple of charge of electron. The total charge on a body is integral multiple of charge of electron. The total charge on a body is integral multiple of charge of electron. ठीक है, अब जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको नोट करिए और मुझे बताइए। अगर आप नोट कर चुके हैं तो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम इस पे आगे बात कर सकें। डन बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात मैं समझाता हूँ, ये एनसीईआरटी में आपको ये लाइन मिलेगी, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इस बात को जरा सुनना। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपसे कहा कि n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज बी डिस्क्रीट, ये मैंने आपसे बोला है। अब एनसीईआरटी में आप एक पढ़ोगे, एक सेंटेंस लिखा होता है, तो मैंने बोला था एनसीईआरटी भी साथ साथ हम लेके चलेंगे, तो उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डज नॉट होल्ड्स, whereas at microscopic level quantization of charge is valid. पता नहीं क्या बोले सर, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। माइक्रो और मैक्रो का क्या मतलब होता है, पहले इस बात को समझो, और इसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा बात। आप ऐसा समझो कि यू हैव 1 टीस्पून ऑफ शुगर, आपको मैंने 1 टीस्पून ऑफ शुगर दे दिया। अगर मैं आपको 1 टीस्पून ऑफ शुगर दे दूं और मैं आपसे कहूं कि काउंट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, तो मोर और लेस आपको 2-4 दिन या 1 दिन में काउंट करो, बट विल यू बी एबल टू काउंट दैट और नॉट? सोच के देखो। अगर 1 टीस्पून आपको शुगर दे दिया मैंने और मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके पार्टिकल को काउंट करो, विल यू एबल टू काउंट और नॉट? यस सर। यस सर। Obviously you can count, चाहे उसमें 1 घंटा लग जाए या आधा घंटा लग जाए, बट यू विल बी एबल टू काउंट। ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, ठीक है। माइक्रो आप जानते हो कि बहुत छोटा। अब आते हैं दूसरी बात में, मैक्रो पे आते हैं। अब मैं वही एक जो वो बड़ा सा बैग होता है ना, जिसको हम सैक कहते हैं, सैक, आपने देखा होगा ना। अगर मैं 1 सैक ऑफ शुगर आपको दे दूं, मतलब एक बहुत बड़ा वाला बैग 15 kg वाला, 1 sack of sugar, will you be able to count the particles of sugar in that case? सोचो। आप ऑब्वियसली काउंट नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि इस केस में, है ना, आप इस केस में, यस टीचर राइट, आप इस केस में कहोगे अरे छोड़ो यार, काउंट कौन करे। हम कह देंगे कि भाई ये बड़े से बैग में देयर इज कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ शुगर, हमें नहीं पता कितनी है, तो ये 100, 100.7, 100.10 कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है, मान लेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर हमें काउंट करना हो तो हम 1 टीस्पून के शुगर को तो काउंट कर सकते हैं, एक बड़े से बैग के शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। ये बड़ा सा बैग मैक्रोस्कोपिक है और ये जो छोटा सा स्पून है वो माइक्रोस्कोपिक है। इसी तरह से बेटा, अगर बहुत स्मॉल वैल्यूज ऑफ चार्ज है, कम चार्ज है, स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज है, तो उस केस में हम क्वांटाइजेशन को तो एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा, टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो फिर अलग अलग चार्ज को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डज नॉट होल्ड्स। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई। मतलब अगर कम चार्ज है तो हम कहेंगे कि चार्जेस आर क्वांटाइज, नॉर्मल शब्दों में ऐसे समझो। अगर चार्जेस कम है, थोड़े चार्ज है, तो हम कहेंगे चार्जेस क्वांटाइज्ड है। और अगर चार्ज बहुत ज्यादा है तो हम चार्जेस का क्वांटाइजेशन वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं आया, समझ आई बात या नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अपने लिए लिख लें, अपने लिए ये सेंटेंस लिख लें। You can find this sentence in different textbooks as well as in your NCERT. तो आप लिख लें at macroscopic level, macro not micro, macro
स्कोपिक लेवल, मतलब जब चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल quantization of charge is not applicable. ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर, अब हमें पता चल गया, बट हम जो अभी बात कर रहे हैं, आवर डिस्कशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू माइक्रोस्कोपिक लेवल ओनली। तो फॉर अस चार्जेस विल ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड, ठीक है। बट अगर कभी पूछ ले कि क्या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी क्वांटाइज होते हैं चार्जेस, तो आपका आंसर होगा नो। बट अभी फिलहाल याद रखो कि हमारी जो भी डिस्कशन होगी इन क्लास 12, हमारे लिए तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ चार्जेस, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं हम सब क्वेश्चंस की ओर। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE, इस पे 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छोटे छोटे से, ऑफ 1 मार्क एंड ऑल। उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, और फिर उसके बाद हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन ओनली फॉर 1 मार्क। जैसे किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्लास 12 में, कैन अ बॉडी हैव फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज, फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज, क्या किसी बॉडी में जो मैं लिख रहा हूं वो वैल्यू ऑफ चार्ज हो सकती है। पहला मैंने लिखा 4.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, कैन अ बॉडी हैव दिस मच ऑफ चार्ज। और दूसरा है 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। आपका आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए। अब कोशिश करिए कि जो मैंने आपसे पूछा है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, कि क्या किसी बॉडी में इतनी वैल्यू ऑफ चार्ज हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या दोनों पॉसिबल है, या दोनों में से कोई एक पॉसिबल है, या दोनों ही पॉसिबल नहीं। यू हैव टू आंसर मी। अगर आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है तो काइंडली सेंड योर आंसर इन चैट। यस, क्या आंसर है? टीशाज आंसर इज 2 पॉसिबल, ठीक है। और कोई? एवरीवन काइंडली गिव मी योर आंसर। सर 3.2 पॉसिबल है। वेरी गुड। दिव्यम, डिड यू गेट योर आंसर? दिव्यम भटनागर। Divyanshi is So the both second one is possible. possible. Yes, what you saying, Divyam? Sorry. So the second one, the 3.21, the second part you have Second given one us is is possible. Divyanshi is saying both is possible. Divyam, you are right. And who else was correct? I forget. सर अनुष्का। Anushka. Okay. Good, Anushka and Divyam. दिव्यांशी, दोनों बेटा पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था फ्रैक्शनल हो सकता है। मैंने ये बोला था कि फ्रैक्शनल हो सकता है, मैंने ये बोला। बट ये साथ साथ मैंने ये भी बोला कि फॉर दैट चार्ज टू बी पोजेस्ड बाय द बॉडी, n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक है। n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। टीशा इज ऑल्सो सेइंग कि मैं भी, इसका मतलब उसका भी आंसर है कि भाई सेकंड इज नॉट पॉसिबल। तो देखो, ऐसे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें पता है कि सर Q इज इक्वल टू NE होता है, ठीक है। आई शुड चेंज माई कलर, ठीक है। Q इज इक्वल टू सर NE होता है, हमें ये पता है। तो वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ n, बिकॉज वी आर वेरी श्योर दैट n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो n की वैल्यू हम लिखेंगे Q बाई E। तो पहले केस में n विल बी रिटन एज इक्वल टू 4.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाय
1.6 into 10 to the power minus 19 because E की वैल्यू इतनी होती है. This goes 4.6 when divided by 1.6 will approximately come out to be 2.8 and this is fractional value of n. और ये fractional value है इसलिए ये possible नहीं है. दूसरे वाले केस में अगर मैं n निकालूं तो the charge is 3.2 into 10 to the power minus 19 और ये कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19. ये कैंसिल हो गया तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है. एंड बिकॉज इट इज नॉट फ्रैक्शनल, इन फैक्ट इट इज डिस्क्रीट वैल्यू, हेंस दिस चार्ज इज पॉसिबल. ठीक है. तो जस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो जस्ट टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट n कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, n शुड ऑलवेज बी डिस्क्रीट. ये पहला क्वेश्चन था. अब आने सर एक और क्वेश्चन पे. कैन आई इरेज दिस? दिव्यांशी, कैन आई इरेज दिस? ओके, गुड. तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और आज के लिए अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं. ये क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन डिफरेंट बुक्स. क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है. अज्यूमिंग दैट Avogadro number Na is equal to 6 into 10 to the power 23. मुझे भी पता है कि Avogadro number is 6.023 or 22 into 10 to the power 23. But just for the simplification to be easy for this question, I have just taken Avogadro number as 6 into 10 to the power 23. अब बताओ, will you try first or should I tell you how to solve? Do you want to try this one? टेल मी फ्रैंकली बेटा, आप ट्राई करोगे? कोई नहीं बोल रहा. आप ट्राई करेंगे? चलो मैं ही बता रहा हूं. अब जब तुम बोलते ही नहीं हो तो क्या करूं मैं? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा. जस्ट टेल मी दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज H2O, हाउ मेनी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स? कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी प्रोटॉन or electron is in one molecule of water? Anushka, please. So can you please repeat the question? Yes, I am repeating this again. One molecule of water contains how many proton or how many electron? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वेरी गुड तिशा. यस, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में देयर इज 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन. भाई 2 प्रोटॉन किसका होगा? हाइड्रोजन का. और 8 प्रोटॉन्स किसके होंगे? 8 ऑफ ऑक्सीजन. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 10 प्रोटॉन. और हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. बट बिकॉज हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो दैट इज व्हाई मैंने टर्म यूज किया प्रोटॉन. ये अलग बात है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा. एंड दैट इज व्हाई वाटर इज न्यूट्रल. ठीक है. बट हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? पॉजिटिव चार्ज. इसलिए मैं बार बार प्रोटॉन प्रोटॉन बोल दूं तो कंफ्यूज मत होना. तो देखो, अगर मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो सर अगर मुझे ये पता चल जाए कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो मैं उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. भाई यहां पर आपको मॉलिक्यूल नहीं दिया उसने डायरेक्टली, आपको मास ऑफ वाटर दे दिया. तो अगर आपको ये पता चल जाए कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आप उस मॉलिक्यूल के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. फिर वहां से चार्ज निकल आएगा. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और कौन मुझे बताएगा कि हाउ शुड वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास ऑफ वाटर? कौन बता रहा है?
How to find the number of molecules? कोई नहीं बता रहा है. क्लास 11th केमिस्ट्री. Na से. Na से मतलब एवोगैड्रो नंबर से. भाई आप लोग बोलते नहीं है बेटा. अगर आपको नहीं आता है तो बिना किसी शर्म के आप बोलें. ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा ना बच्चे. आप प्लीज बोला करें. गलत सही जो भी हो बोलें. देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं. केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. ये केमिस्ट्री का एकदम बेसिक सा मतलब बेसिक सा ये फॉर्मूला है. गिवन मास कितना है बच्चे? 250. मोलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है वाटर के? अब ये तो बता दो. व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? 18. वेरी गुड. 18 इनटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6 into 10 to the power 23 जो मैंने यहाँ पर कंसीडर करा हुआ है. तो सर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 25/3 into 10 to the power 24. This is the number of molecules. So what will be total number of protons? So total number of protons will be simply equal to 25/3 multiplied by 10 to the power 24 multiplied by 10. क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं तो इसकी वैल्यू आप कितना लिखेंगे? 25/3 into 10 to the power 25 प्रोटॉन्स. सबको समझ में आ गया? मैंने इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 10 प्रोटॉन. तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे भाई? मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 10. तो अब चार्ज कैसे लिखेंगे? तो चार्ज होता है Ne, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन. तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 25/3 into 10 to the power 25 multiplied by 1.6 into 10 to the power -19. नहीं आई बात समझ में? Hello, sir. Sir, your voice is not coming. हेलो. Yes, sir. ये वाला वो समझ आ गया था? आपने नोट कर लिया था सबने? प्लीज बता दीजिए. नहीं करा था? मैं फिर से लिख दूं? मेरे प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नोट कर लिया था बच्चों? क्वेश्चन नोट कर लिया था? ये बता दीजिए कम से कम. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको फिर से लिख देता हूं. देखो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैं फिर से बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला था? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू व्हाट? इनटू एवोगैड्रो नंबर. गिवन मास कितना है? 250. मोलर मास कितना है? 18 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23. तो इसको हम लिख सकते हैं 25/3 into 10 to the power 24. ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया बच्चों? अब आप लोग नोट कर लें प्लीज इसको. नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 25/3 into 10 to the power 24 multiplied by 10. This will become equal to 25/3 into 10 to the power 25. तो चार्ज क्या लिखोगे? Q is equal to N into E. N मतलब this number which is 25/3 into 10 to the power 25 into 1.6 into 10 to the power -19, because E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 होती है. तो अब यहां से आप सॉल्व करिए. 25 into 1.6 करेंगे 40 आ जाएगा. 40 divided by 3 into
10 to the power 6 coulomb. This is the value of charge. Is it now clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो जो टॉपिक 11th वाला बोला है वो भी आप अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करना और उसको समझना, और यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके आगे का जो डिस्कशन है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. कम ऑल, सबको समझ आ गया ना, या किसी को कोई इशू है? ठीक है, ओके, आई एम लीविंग।